नमस्कार साथियों, मैं अनुराग गुप्ता सत्यादि शर्मा संस्थान के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं मिजोरम राज्य के बारे में, जो कि भारत के पूर्वोत्तर भूभाग में स्थित है और भारत की दृष्टि से एक सामरिक और रणनीतिक महत्व भी रखने वाला राज्य है। सामरिक और रणनीतिक महत्व क्यों रखता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। साथ में आपको ये भी बताऊंगा कि मिजोरम का इतिहास कैसा है, मिजोरम का भूगोल क्या है, मिजोरम की राजनीति किस प्रकार आगे बढ़ी, और साथ में मिजोरम का कला संस्कृति या यूं कहें खान पान नृत्य संगीत के बारे में भी आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं जानता हूं कि आपने अभी तक मिजोरम राज्य के बारे में केवल छोटी मोटी बातें सुनी होंगी कि मिजोरम की राजधानी आइजोल है, मिजोरम जो है भारत का एक अच्छा राज्य है, मिजोरम भारत का एक जनजातीय राज्य है। लेकिन आज के इस वीडियो में मैं आपको मिजोरम के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूं। और इससे पहले कि इस जानकारी को मैं आगे बढ़ाऊं, आप सभी से कहना है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लिंक शेयर करके बताएं कि आपने मिजोरम राज्य को बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है। मैं अनुराग गुप्ता शुरुआत करने जा रहा हूं और आप देख रहे हैं कई सारी स्लाइड मेरे पीछे आपके कैमरे पर आपको दिखाई दे रही है, या आपके मोबाइल पर आप देख रहे हैं, आपके लैपटॉप पर आप देख रहे होंगे। जिस भी माध्यम से आप देख रहे हैं उसमें आप देख पा रहे होंगे कि मिजोरम का कला संस्कृति, यहाँ का भूगोल, यहाँ का इतिहास, यहाँ के लोग, खान पान, ये सब आप देख पा रहे होंगे। ये मिजोरम का एक प्रकार से एक सचित्र फोटो है, लेकिन डिटेल के रूप में हम आगे बढ़ना चाहेंगे। और सबसे पहले देखेंगे कि मिजोरम की सरकार ने यानी मिजोरम स्टेट गवर्नमेंट ने अपना ऑफिशियल लोगो किस प्रकार का बनाया है। यानी कि जिस प्रकार भारत के 28 राज्यों के अपने अपने ऑफिशियल लोगो हैं, जिस प्रकार से भारत के 28 राज्य अपनी पहचान को अपने ऑफिशियल लोगो में दिखाते हैं, आधिकारिक चिन्ह में दिखाते हैं, ठीक उसी प्रकार मिजोरम ने अपना आधिकारिक चिन्ह इस प्रकार का बनाया है, जिसमें आप देख रहे होंगे बीच में सत्यमेव जयते के साथ भारत का अशोक स्तंभ है और आसपास मिजोरम की कला संस्कृति को और वहां की पहाड़ियों को प्रदर्शित करने वाले एक चित्र के साथ ये पूरा लोगो डिजाइन किया गया है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिजोरम का जो लोगो है ये तो अपनी जगह बहुत खूबसूरत है ही, लेकिन मिजोरम अपने आप में एक ऐसा खूबसूरत पहाड़ी क्षेत्र है जो भारत में नीले पहाड़ों की भूमि के रूप में जाना जाता है। नीले पहाड़ों की भूमि के रूप में मिजोरम को क्यों जाना जाता है, इसका एक बहुत ही बढ़िया सुंदर सा कारण है, क्योंकि मिजोरम में जो भौगोलिक क्षेत्र है उस भौगोलिक क्षेत्र में एक दुर्लभ प्रकार का फूल खिलता है और इस दुर्लभ प्रकार के फूल का नाम है शिरोई लिली। शिरोई लिली नाम का दुर्लभ फूल मिजोरम में खिलता है। जिस तरह आपने देखा होगा गुलाब का फूल, कमल के फूल या फिर अन्य प्रकार के कई सारे फूल देखे होंगे, ठीक उसी प्रकार शिरोई लिली नाम का फूल मिजोरम में पाया जाता है और ये एक दुर्लभ फूल है। सवाल ये आता है कि सर इस फूल का नीले पहाड़ों की भूमि से क्या लेना देना है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि जो शिरोई लिली का फूल है वो नीले रंग का होता है। कैसा रंग होता है शिरोई लिली का फूल का? नीला रंग। जैसे गुलाब के फूल का लाल रंग होता है या पीला रंग होता है, आपने गुलाब के कई प्रकार के रंग वाले फूल देखे होंगे, उसी प्रकार मिजोरम में पाए जाने वाले शिरोई लिली का रंग नीला होता है। जब ये फूल मिजोरम की घाटियों में चारों तरफ खिलता है, यानी कि जब ये फूल अपने शबाब पर होता है तो यहाँ का पूरा क्षेत्र नीला नीला दिखाई देने लगता है। यानी कि हर पहाड़ी पर, हर घाटी पर ये जब फूल खिलता है तो पूरा क्षेत्र नीला दिखाई देता है, यहाँ की धरती नीले रंग की दिखाई देने लगती है। इसीलिए मिजोरम को नीले पहाड़ों की भूमि कहा जाता है। और आपको ध्यान होगा, अगर आप स्टूडेंट हैं अपने लाइफ में, तो आप मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, जिसमें डिप्टी कलेक्टर, डीएसपी वगैरह का जो है पोस्ट मिलता है, उस एग्जाम में अगर आपने गौर किया हो तो 2020 का एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर आया था उसमें प्रश्न पूछा गया था कि भारत में किस नेशनल पार्क को ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क कहा जाता है। तो भैया आपको बता दूं, उस प्रश्न का उत्तर था फोंगपुई नेशनल पार्क। और ये फोंगपुई नेशनल पार्क कहां पर है? मिजोरम राज्य में है। फोंगपुई नेशनल पार्क जो मिजोरम राज्य में स्थित है, ये फोंगपुई नेशनल पार्क में नीले नीले रंग के कई सारे शिरोई लिली के फूल उगते हैं। इसलिए मिजोरम के फोंगपुई नेशनल पार्क को क्या कहा गया? नीले पहाड़ों की भूमि कहा गया। तो आपको क्लियर हुआ कि भारत में मिजोरम को किस नाम से पुकारा जाता है? नीले पहाड़ों की भूमि, लैंड ऑफ ब्लू माउंटेन। लैंड यानी भूमि, ब्लू मतलब नीला और पहाड़ मतलब माउंटेन। सर पहाड़ क्यों लिखा? नीले धरती की भूमि क्यों नहीं लिखा? नीले मैदानों की भूमि क्यों नहीं लिखा? नीले पठारों की भूमि क्यों नहीं लिखा? या नीली घाटियों की भूमि क्यों नहीं लिखा? क्योंकि मिजोरम राज्य अपने चारों तरफ से कई सारे छोटे छोटे पहाड़ियों से घिरा हुआ है और इसलिए मिजोरम में पहाड़ों की अधिकता होने कारण या पहाड़ियों की हिल्स की अधिकता होने के कारण इसे नीले पहाड़ों की भूमि कहा गया है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि मिजोरम किस रूप में जाना जाता है। अब हम देखना चाहेंगे कि मिजोरम, जिसके बारे में हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, भारत
भारत के नक्शे पर किस क्षेत्र में मौजूद है, भारत के नक्शे पर मिजोरम कहां पर है, ये हमें देखना जरूरी है। और सबसे पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि भारत में टोटल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, यानी कि भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना एक अर्ध संघीय राज्य है। और इसमें मिजोरम भी एक अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। लेकिन सर, मिजोरम जो महत्वपूर्ण स्थान रखता है भारत के राजनीतिक रूप से, ये मिजोरम भारत के किस भौगोलिक भूभाग में स्थित है, तो आपको उत्तर मिलेगा कि ज्योग्राफिकल रूप से मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर इलाके में स्थित है। सर, ये पूर्वोत्तर को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? पूर्वोत्तर को अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। नॉर्थ ईस्ट को अंग्रेजी में, हिंदी में पूर्वोत्तर और अंग्रेजी में पूर्वोत्तर के साथ साथ नॉर्थ ईस्ट, यानी कि आपने समझा कि मिजोरम भारत के कौन से इलाके में है? पूर्वोत्तर इलाके में है। अब सवाल ये आता है कि सर, ये पूर्वोत्तर क्या होता है, हमें इसे बताइए। तो दिशा सूचक के हिसाब से ये ईस्ट है, ये वेस्ट है, ये नॉर्थ है और ये भैया साउथ है। अगर हम दिशा सूचक को देखें तो ये ईस्ट मतलब पूर्व हो गया, ये पश्चिम, ये उत्तर और ये दक्षिण हो गया। अब इस दिशा सूचक में आपने ध्यान दिया हो तो अगर हम इस वाले हिस्से को निकालें, ये वाले हिस्से को अगर हम निकाल कर देखें, ये वाला भाग, तो इसको कहा जाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो भारत के नक्शे में ये जो इधर वाला इलाका है इसे नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है। और इस नॉर्थ ईस्ट इलाके में कई सारे राज्य हैं, कई सारे मतलब टोटल 8 राज्य हैं। नॉर्थ ईस्ट में भारत के भौगोलिक रूप से पूर्वोत्तर भाग में 8 राज्य हैं। 8 कौन से? एक तो सिक्किम है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य है। इसके अलावा सिक्किम के बाद अगर हम बात करें तो आसाम है, अरुणाचल है, नागालैंड है, मणिपुर है, त्रिपुरा है, मेघालय है और साथ में मिजोरम है, जिसके बारे में इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं। तो मिजोरम भारत के पूर्वोत्तर भाग में 8 राज्यों में शामिल है। और मिजोरम की खास बात यह है कि मिजोरम अपने पड़ोसी, भारत के पड़ोसी देशों के साथ में सीमा भी बनाता है, यानी मिजोरम की अपने आप में इंटरनेशनल बाउंड्री भी है। यानी भारत का एक छोटा सा राज्य मिजोरम भारत के 2 पड़ोसी देशों से सीमा बनाता है, जिसे हम जानते हैं कि पूर्व में म्यांमार है, भारत के पूर्व दिशा में इस तरफ म्यांमार है और म्यांमार के साथ अगर हम नीचे की तरफ दक्षिण में देखेंगे तो इस तरफ आपको बांग्लादेश मिलेगा। यानी मिजोरम की सीमा 2 तरफ से अंतरराष्ट्रीय रूप से लगी हुई है, एक तो म्यांमार के साथ और एक बांग्लादेश के साथ। सर, क्या मिजोरम की सीमा केवल 2 ही पड़ोसी देशों से लगती है? बिल्कुल दोस्तों, म्यांमार से लगती है और बांग्लादेश से। लेकिन आपको एक चीज पर और गौर करना है कि जो मिजोरम है वो पड़ोसी देशों में म्यांमार और बांग्लादेश से सीमा बनाता है। लेकिन अगर मैं राज्यों की बात करूं भारत के, तो भारत के 3 राज्य हैं जो मिजोरम के साथ सीमा रखते हैं। सर, वो कौन से 3 राज्य हैं जिनकी सीमा मिजोरम से लगती है? तो वो 3 राज्य में एक तो है आसाम की सीमा भी मिजोरम से लगती है। आसाम की सीमा मिजोरम से लगती है। आसाम के टोटल 3 जिले, आसाम के टोटल कितने जिले? 3 जिले मिजोरम से सीमा बनाते हैं। इसी तरह त्रिपुरा भी एक राज्य है और इसकी सीमा भी मिजोरम से लगती है, यानी कि मिजोरम से त्रिपुरा की सीमा लगती है, आसाम की सीमा लगती है और मणिपुर की सीमा लगती है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का एक बहुत ही खूबसूरत जनजातीय राज्य, जो पहाड़ी राज्य भी कहा जाता है मिजोरम, वो अपने किन पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा बनाता है? तो असम के साथ, मणिपुर के साथ और त्रिपुरा के साथ सीमा बनाता है। असम के साथ में जो मिजोरम की सीमा बनती है ये 164.60 किलोमीटर की सीमा है। सर, इस बारे में आप चर्चा क्यों कर रहे हैं? असम के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनती है यह हमें क्यों बताया जा रहा है? उसका कारण है कि जुलाई 2021 में असम और मिजोरम के बीच में सीमा विवाद शुरू हो गया और सीमा विवाद पर जब बात नहीं बनी तो सीमा विवाद के परिणाम के चलते यहां तनाव पैदा हुआ और उस तनाव में मिजोरम की पुलिस ने असम की पुलिस पर फायरिंग की और असम की पुलिस पर जब फायरिंग की तो असम की पुलिस के कई जवान, मिजोरम की बॉर्डर पर तैनात असम के कई जवान घायल हो गए और घायल होने के साथ साथ 6 जवान भी मारे गए। यानी कि कहने का मतलब यह है कि असम और मिजोरम के बीच में सीमा विवाद है। जिस प्रकार भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, ठीक उसी प्रकार भारत के 2 राज्यों के बीच में अभी महत्वपूर्ण सीमा विवाद के कारण तनाव बना हुआ है। और ये 2 राज्य कौन से हैं? असम और मिजोरम। हालांकि असम का केवल मिजोरम के साथ ही नहीं बल्कि असम का त्रिपुरा के साथ भी सीमा तनाव है, असम का नागालैंड के साथ भी सीमा तनाव है, असम का मणिपुर के साथ भी सीमा तनाव है और असम का अरुणाचल प्रदेश के साथ भी सीमा तनाव है। यानी असम ऐसा राज्य है जिसका अपने लगभग सभी पड़ोसी
राज्यों के साथ में सीमा का तनाव बना हुआ है, यानी कि असम का अरुणाचल से भी सीमा विवाद है, असम का नागालैंड से भी है, मणिपुर से भी सीमा विवाद है और त्रिपुरा से भी सीमा विवाद है, कहीं कहीं मेघालय से भी थोड़ा बहुत सीमा का विवाद बनता है। इस प्रकार असम अपने सभी पड़ोसी राज्यों के साथ में सीमा का विवाद रखता है, यानी बाउंड्री का तनाव रखता है, जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा विवाद है। अब सवाल यह आता है कि सर ये घटना जो घटी, ये घटना कब की है, जिसमें असम के 6 जवान मिजोरम की पुलिस के द्वारा की गई फायरिंग में मारे गए। तो ये घटना है 26 जुलाई 2021। 26 जुलाई 2021 की इस घटना में असम के 6 पुलिस जवान मिजोरम के पुलिस जवानों की फायरिंग में मारे गए। और यह सीमा विवाद पैदा हुआ कब, तो ये इसके लिए हमें जाना पड़ेगा मिजोरम के इतिहास में। ये जो असम और मिजोरम के बीच सीमा विवाद है, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि 26 जुलाई को मिजोरम के जवानों ने असम के जवानों पर पुलिस के ऊपर फायरिंग की, उसमें 6 जवान मारे गए। तो ये जो सीमा विवाद है, इस सीमा विवाद का इतिहास क्या है, और उसके साथ में असम और मिजोरम के बीच का इतिहास के साथ साथ हमें यह भी देखना पड़ेगा कि मिजोरम का इतिहास क्या रहा है और ऐसा क्या हो गया था कि असम और मिजोरम के बीच में आजादी के 75 साल बीतने के बावजूद आज तक सीमा पर तनाव बना हुआ है। तो चलिए इसे जानने के लिए हम पहले मिजोरम के इतिहास की ओर बढ़ेंगे, लेकिन मिजोरम के इतिहास को समझने के पहले हमें मिजोरम के बारे में 2-3 महत्वपूर्ण बातें और जाननी पड़ेगी, ताकि हमें मिजोरम के बारे में एक स्पष्ट समझ तैयार हो सके। तो सबसे पहले आपको मैं ले चलता हूं मिजोरम। मिजोरम जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। आप देख रहे होंगे इस स्लाइड पर, ये जो पहला आपके सामने कंटेंट आया उसमें आपको स्पष्ट दिख रहा है कि मिजोरम शब्द जो है वो कुल 3 शब्दों को मिलाकर बना है। कौन से 3 शब्द है मिजोरम में, तो आप देख रहे होंगे मी मतलब होता है लोग। मी का मतलब क्या है, यहां लोगों से है। मिजोरम के मी का मतलब होता है लोग। जो मतलब होता है, यहां जो में डबल मात्रा नहीं है, ध्यान दीजिएगा, सिंगल मात्रा है। ये अनाज की बात नहीं हो रही है, जो है केवल सिंगल जो। तो जो का मतलब होता है खूबसूरत पहाड़ी इलाका। और रम का मतलब यहां शराब से मत समझ लेना, रम का मतलब यहां धरती से है। यानी कि मिजोरम को हम सामूहिक रूप से अगर कहें तो खूबसूरत पहाड़ी इलाके वाले लोगों की धरती, खूबसूरत पहाड़ी इलाके वाले लोगों की धरती। और खूबसूरत पहाड़ी इलाका क्यों है, क्योंकि यहाँ नीले फूल पाए जाते हैं, नीले रंग के फूल जिनका नाम शिरोई लिली है। तो शिरोई लिली के नीले रंग के फूल पाए जाने के कारण ये खूबसूरत पहाड़ी इलाका है। और ऐसे क्षेत्र में लोगों के रहने से ये इलाका और खूबसूरत हो जाता है, इसलिए इसे नीले पहाड़ों की भूमि के साथ साथ खूबसूरत पहाड़ी इलाकों वाले लोगों की धरती भी कहा जाता है। तो मिजोरम का आपने शब्द समझा। और याद रखिए मिजोरम जो शब्द है ये चीनी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा, चीनी भाषा। और चीन की भाषा को मंदारिन कहा जाता है। चीन की मंदारिन भाषा का शब्द मिजोरम, आपने देखा क्या मीनिंग निकालता है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारा में जो शब्द है मिजोरम, ये तो 3 चीजों से मिलकर बना है, लेकिन मिजोरम को ब्लू माउंटेन्स की भूमि के रूप में भी जाना जाता है। और ये भारत के पूर्वोत्तर में स्थित एक पहाड़ी जनजातीय राज्य है। सर जनजाति क्यों कहा, क्योंकि यहाँ कई सारी जनजातियों का निवास है। ध्यान दीजिएगा, मिजोरम में 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कई सारी जनजातियों का निवास है। और इन जनजातियों में सबसे महत्वपूर्ण जनजाति का नाम है मीजो। मीजो जनजाति का निवास कहां है, तो आपको उत्तर देना है मीजो जनजाति का निवास मिजोरम में है, इसीलिए इसका नाम मीजो पड़ा। उसके अलावा यहां पर पवई, पथार, पेथ, इस प्रकार की और भी कई जनजातियां पाई जाती हैं। पर यहां मुख्य रूप से जो जनजाति पाई जाती है उसका नाम क्या है, तो यहां मुख्य रूप से पाई जाने वाली जनजाति का नाम मीजो है, इसीलिए इसका नाम मिजोरम है, यानी मीजो जनजाति की धरती। मीजो जनजाति, भैया लोगों का मतलब होता है मी मतलब लोग मतलब कई सारे लोग, और कई सारे लोगों की इस धरती को कहा गया मिजोरम। तो आपने देखा। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि जो मिजोरम है ये पृथ्वी से गुजरने वाली या पृथ्वी पर माने जाने वाली एक काल्पनिक रेखा, कर्क रेखा पर पड़ता है। मिजोरम किस पर पड़ता है, कर्क रेखा पर पड़ता है। और याद रखें केवल मिजोरम ही नहीं बल्कि कर्क रेखा पर भारत के 8 राज्य पड़ते हैं। ध्यान दीजिएगा,
मिजोरम जो है वो कर्क रेखा पर स्थित एक राज्य है, लेकिन केवल मिजोरम ही नहीं बल्कि मिजोरम के अलावा भारत के 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं। आपने सुना भी होगा कि पूरा भारत जो है वो कर्क रेखा के बीचों बीच से 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी भारत से कर्क रेखा 2 भागों में भारत को बांटते हुए निकल जाती है। और ये कर्क रेखा जो है ये एक काल्पनिक अक्षांश रेखा है, काल्पनिक अक्षांश रेखा जिसे हम 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा के रूप में जानते हैं। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। सर कौन से 8 राज्य हैं जो कर्क रेखा पर पड़ते हैं? तो जरा मैं आपको नाम स्पष्ट कर देता हूं भारत के 8 राज्य। सबसे पहले तो गुजरात, गुजरात के बाद राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, 5वां झारखंड, 6वां पश्चिम बंगाल, 7वां त्रिपुरा और 8वां मिजोरम। यानी पूर्वोत्तर भारत के 2 ऐसे राज्य हैं, ध्यान दीजिएगा, पूर्वोत्तर भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो कर्क रेखा पर स्थित है, त्रिपुरा और मिजोरम। अब आप ये जरूर सोच रहे होंगे, अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये जरूर सोच रहे होंगे कि ये कर्क रेखा क्या होती है। तो मैं आपकी परेशानी को समझ सकता हूं, आपको मैं बताना चाहता हूं कि कर्क रेखा क्या होती है। चलिए देखते हैं कर्क रेखा क्या होती है। तो दोस्त इस बारे में ध्यान दीजिएगा कि क्या पृथ्वी गोल है? तो आप उत्तर देंगे बिल्कुल पृथ्वी गोल है। पृथ्वी का आकार लगभग गोलाकार है और इस गोल पृथ्वी पर किसी क्षेत्र के या किसी स्थान के निर्धारण के लिए काल्पनिक रेखाओं का सचित्रण किया गया है। यानी कि पृथ्वी पर स्थान या फिर किसी जगह के निर्धारण के लिए काल्पनिक रेखाएं खींची गई हैं या मानी गई हैं, और उन काल्पनिक रेखाओं में अक्षांश रेखाएं अपने आप में महत्वपूर्ण काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की दिशा में, उत्तर से दक्षिण की ओर, ध्यान दीजिएगा, काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई हैं और पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर जिनकी दिशा जाती है, उन रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहा जाता है। और इन महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में अगर मैं बात करूं तो महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाओं में एक तो है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा पृथ्वी पर मानी गई एक बहुत ही महत्वपूर्ण काल्पनिक अक्षांश रेखा है जिसका नाम 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा पृथ्वी की एक महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है और इसका नाम विषुवत या भूमध्य रेखा। यह पृथ्वी को बराबर 2 भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। विषुवत रेखा के उत्तर वाला जो भाग है इसे उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नॉर्थ साइड कहा जाता है, और इसको साउथ साइड कहा जाता है, यानी कि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। अब सवाल यह है कि सर इसमें कर्क रेखा कहाँ है? तो विषुवत रेखा के उत्तर में, विषुवत रेखा के उत्तर में काल्पनिक रूप से खींची गई एक रेखा जिसका मान है 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा। 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहा जाता है? कर्क रेखा कहा जाता है। ये कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में विभाजित करते हुए गुजरती है। केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के कई सारे देश इस कर्क रेखा पर स्थित हैं। कर्क रेखा पर भारत के टोटल 8 राज्य पड़ते हैं जिसमें एक मिजोरम है। तो आपने समझा कि कर्क रेखा क्या होती है? तो एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी पर स्थान या यूं कहें किसी जगह की लोकेशन निर्धारित करने के लिए काल्पनिक रूप से मानी गई है। और इस काल्पनिक रेखा में 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा विश्व में कई देशों से होकर गुजरती है जिसमें एक भारत भी है। भारत के बीचों बीच से गुजरती है और गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा से होते हुए मिजोरम राज्य से होते हुए म्यांमार की तरफ बढ़ जाती है। ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपने देखा कि किस प्रकार कर्क रेखा मिजोरम से गुजरती है। अगला स्लाइड आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि अब मैं बात करने जा रहा हूं मिजोरम के इतिहास की। जब आप सुनते हैं भारत का इतिहास तो आपको सुनने को मिलता है कि भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता से शुरू होता है। तो आप गलत नहीं सुनते हैं, बिल्कुल सही सुनते हैं कि भारत का इतिहास सिंधु सभ्यता से शुरू होता है। लेकिन क्या भारत के इतिहास में आप कभी मिजोरम के इतिहास के बारे में ठीक से पढ़े हैं? मुझे उम्मीद है कि आप ठीक से नहीं पढ़े होंगे। इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में जो मिजोरम राज्य है उसका इतिहास किस प्रकार का है और ये इतिहास किस समय से शुरू होता है और कहां जाकर के समाप्त होता है। तो दोस्तों, जिस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास ईसा के जन्म के 2500 साल पहले से शुरू होता है, यानी आज से लगभग 4500 साल पहले शुरू होता है, ठीक इसी प्रकार मिजोरम का इतिहास 7वीं सदी से शुरू होता है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि 7वीं सदी वो दौर था भारत में जब उत्तर भारत मतलब नॉर्थ इंडिया में हर्ष का साम्राज्य हुआ करता था। हर्ष कौन? वही हर्ष जिसने अपनी बहन के पति की
बहन के पति की मदद के लिए यानी राजश्री बहन यानी कि हर्ष की बहन राजश्री की मदद के लिए एक अभियान चलाया था और उसमें अपने बहन की पति के हत्यारे को मार दिया था और उसके बाद भारत में वर्धन साम्राज्य की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वही राजा हर्ष जिसके काल में ह्वेनसांग भारत आया था, चीनी यात्री ह्वेनसांग जिसके काल में भारत आया था, उत्तर भारत में कन्नौज का शासक हर्षवर्धन यानी राजा हर्ष, उस समय के दौर के अगर हम बात करें तो उसी दौर में 7वीं सदी में मंगोलायट प्रजाति से मिजोरम राज्य का संबंध स्थापित होता है। यानी कि मिजोरम का इतिहास हर्ष के शासनकाल से शुरू होता है और ये शासनकाल जो हर्ष का आया था ये 7वीं सदी का शासनकाल है। उसी दौर में मिजोरम के लोगों का संबंध मंगोलायट प्रजाति से होता है, यानी कि यहाँ के लोग मंगोलायट प्रजाति से अपना रिलेशन स्थापित करते हैं। अब सवाल आता है कि सर ये मंगोलायट प्रजाति क्या होती है? तो पहली चीज तो ये है कि मंगोलायट प्रजाति उस प्रजाति को कहते हैं जिसका चेहरा मोहरा यानी कि चेहरे की शक्ल या यूं कहे बाल, गाल, आंखें, कान, नाक या फिर उसके अलावा शरीर की कद काठी चीनी लोगों से मिलती है, यानी कि चीन के लोगों से जिनके शरीर की समानता या तुलना की जाती है उन लोगों को मंगोलायट प्रजाति के लोग कहा जाता है। मंगोलायट प्रजाति के लोग उन्हें कहा जाता है जिनका चेहरा मोहरा, जिनका शरीर, जिनके बाल, जिनका कद काठी, जिनका रूप रंग, जिनका शारीरिक बनावट चीनी लोगों से मिलता जुलता हो, जापानी लोगों से मिलता जुलता हो, ताइवान के लोगों से मिलता जुलता हो, कोरिया के लोगों से मिलता जुलता हो, मंगोलिया के लोगों से मिलता जुलता हो, उन्हें कहा जाता है मंगोलायट प्रजाति के लोग। यानी कि एक मानव नस्ल का नाम है। मंगोलायट प्रजाति एक मानव नस्ल का नाम है और ये प्रजाति लगभग पूरे पूर्वोत्तर भारत में पाई जाती है। पूर्वोत्तर भारत के लोगों का शरीर, उनका चेहरा, उनके कद काठी, उनका गाल, बाल, नाक, कान सब किससे मिलते हैं? चीनी लोगों से मिलते जुलते दिखाई देते हैं। इसलिए यहाँ के लोगों का संबंध मंगोलायट प्रजाति से लगाया जाता है। तो आपने देखा, लेकिन लंबे समय तक यहाँ के जो लोग हैं वो जनजाति जीवन जीते हैं। और जनजाति जीवन कब तक जीते हैं? जब तक भारत में अंग्रेजों का प्रवेश नहीं हो जाता है। जैसे ही भारत में अंग्रेजों का प्रवेश होता है दोस्तों, जैसे ही भारत पर अंग्रेजों का शासन स्थापित होता है, ये जो आप फोटो मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये उस लड़की का फोटो है जो चीन के लोगों से मिलती जुलती दिखाई दे रही है। यानी कि इस लड़की के आंख, नाक, कान, होठ, गाल और शरीर के बाल सब कुछ जो है वो चीन के लोगों से मिलते जुलते दिखाई दे रहे हैं। इसी तरह मैंने कहा कि मिजोरम के जो लोग हैं, मिजोरम के लोगों का जो शरीर का बनावट है वो किससे मिलता है? चीन के लोगों से मिलता है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ये जो मिजोरम के लोग हैं ये पहली बार अंग्रेजों के संपर्क में कब आए, यानी कि यहाँ की जनजातीय आबादी पहली बार अंग्रेजों के संपर्क में किस प्रकार से कब आई? तो मैं आपको बता दूं 19वीं सदी में, 19th सेंचुरी में, यानी कि आज से लगभग 200-250 साल पहले 19वीं सदी में पहली बार मिजोरम की जनजातियां यानी कि ट्राइबल्स पॉपुलेशन पहली बार ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आई। यानी आज से लगभग 200 या 250 साल पहले पहली बार मिजोरम के जनजातीय लोग किसके संपर्क में आए? ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए। मतलब ब्रिटेन के चर्च के पादरियों के संपर्क में आए। पादरी मतलब चर्च का पुजारी, एक प्रकार जैसे मंदिर में हमारे यहाँ पंडे पुजारी होते हैं, मस्जिद में मौलवी होते हैं, ठीक उसी प्रकार ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों के संपर्क में कौन आया? मिजोरम की जनता आई, मिजोरम का जनजाति समुदाय आया। और इसके कारण क्या हुआ? इसके कारण ये हुआ कि जैसे ही मिजोरम की जनता ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आई तो यहाँ की जनता ने इन पादरियों के संपर्क में आकर अपने आप को ईसाई धर्म में परिवर्तित करना शुरू कर दिया। यहाँ की जनजाति जो किसी धर्म को नहीं मानती थी, या यूं कहें ना हिंदू थी, ना मुसलमान थी, ना बौद्ध थी, ना जैन थी, वो जनजाति अपने आप में धीरे धीरे करके ईसाई धर्म की ओर अग्रसर होने लगी। और आज भी यहाँ की आबादी का लगभग अधिकतर भाग ईसाई धर्म से संबंध रखता है। यानी कि मिजोरम की जो जनजाति है वो वर्तमान में ईसाई धर्म से संबंध रखती है। 19वीं सदी में ईसाई मिशनरियों से संपर्क में आने के बाद फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे इस क्षेत्र में अंग्रेजों का प्रभाव बढ़ने लगा।
19वीं सदी में जैसे ये लोग ब्रिटिश ईसाई मिशनरियों के संपर्क में आए, यहां पर धीरे धीरे अंग्रेजी अधिकारियों का प्रभाव भी बढ़ने लगा और 1891 में पहली बार मिजोरम ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आया। सन 1891 में पहली बार जिस तरह भारत सन 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के संपर्क में आया था, ठीक उसी प्रकार मिजोरम पहली बार अंग्रेजों के संपर्क में या कहें ब्रिटिश शासन के अधीन कब आया? 1891 में। लेकिन जब 1891 में मिजोरम अंग्रेजों के संपर्क में आया तो मिजोरम के अंग्रेजों ने दो हिस्से किए और दो हिस्से करके एक हिस्सा तो बंगाल में मिला दिया और दूसरा हिस्सा आसाम में मिला दिया। ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिशर्स ने मिजोरम के दो भाग किए। कब? 1891 में। 1891 यानी सन 1891 में अंग्रेजों ने मिजोरम के कितने भाग किए? दो भाग किए। दो भाग करके एक भाग को मिलाया आसाम में और दूसरा भाग मिलाया बंगाल में। उस समय बंगाल का मतलब होता था आज का बांग्लादेश और आज का पश्चिम बंगाल, दोनों को मिलाकर उस समय बंगाल कहा जाता था। तो मिजोरम को अंग्रेजों ने दो हिस्सों में बांट करके दो इलाकों में मिला दिया। लेकिन जैसे ही अंग्रेजों ने कार्य किया, अंग्रेजों को लगा कि यह कार्य ठीक नहीं है, इससे दिक्कत पैदा हो सकती है, क्योंकि अंग्रेज मिजोरम के जंगलों का, मिजोरम के संसाधनों का फायदा उठाना चाहते थे। इसलिए अंग्रेजों को लगा कि मिजोरम को दो हिस्सों में ना करके इसे वापस पुनः एक किया जाए और एक करके इसे असम में मिलाया जाए। तो 1898 में, सन 1898 में, ध्यान दीजिएगा, सन 1898 में अंग्रेजों ने एक बार फिर मिजोरम को वापस मिलाया और मिलाने के बाद पूरा का पूरा मिजोरम किस में शामिल कर दिया? असम में शामिल कर दिया। कहने का मतलब यह है कि 1891 में जिस मिजोरम के अंग्रेजों ने दो हिस्से किए, एक हिस्सा मिलाया असम में और दूसरा हिस्सा मिलाया बंगाल में, 1898 आते आते अंग्रेजों को समझ में आ गया कि अब हमें मिजोरम को दो नहीं बल्कि एक करना पड़ेगा और इन दोनों हिस्सों को जोड़ दिया और असम और बंगाल के दोनों मिजोरम वाले इलाकों को मिलाकर इसे असम में मिला दिया। लेकिन असम में जब मिजोरम मिला तो असम में मिलने के बाद मिजोरम को किस जिले के रूप में, किस डिस्ट्रिक्ट के रूप में अंग्रेजों ने मिजोरम को असम में मिलाया? तो लुसाई हिल्स के रूप में, लुसाई हिल्स जिले के नाम से सन 1898 में असम में अंग्रेजों ने मिजोरम को शामिल किया। क्या कहा मैंने? 1898 में लुसाई हिल्स जिले के नाम से मिजोरम को असम में अंग्रेजों के द्वारा मिलाया गया। यहां तक बात क्लियर है। अब क्या हुआ? जैसे ही मिजोरम को लुसाई हिल्स के नाम से अंग्रेजों ने, लुसाई हिल्स के नाम से मिजोरम को अंग्रेजों ने असम में मिलाया, इसी के साथ असम और मिजोरम के लोगों के बीच में तनाव पैदा हो गया। सर क्यों तनाव पैदा हो गया? क्योंकि मिजोरम की जनता यह मानती थी कि हमारी कला संस्कृति या हमारा रहन सहन खान पान अलग प्रकार का है और असम के लोगों का रहन सहन खान पान अलग प्रकार का है। तो असम में जब मिजोरम को मिलाया गया तो मिजोरम की जनता को इससे बहुत दुख हुआ और इस दुख और तनाव के कारण, इस दुख और तनाव के कारण यहाँ की जनता लगातार असम से अलग होने का प्रयास करने लगी। लेकिन अंग्रेज ठहरे अंग्रेज। अंग्रेजों ने आजादी तक, यानी भारत की आजादी 1947 तक असम से मिजोरम को अलग नहीं किया। यानी कि 1898 से लेकर के 1947 तक मिजोरम किसका हिस्सा बना रहा? असम का हिस्सा बना रहा। यानी अगर आपसे कभी कोई पूछे कि मिजोरम आजादी के पहले किस भारतीय भूभाग या भारतीय राज्य का हिस्सा था, तो आपको सिंपल उत्तर देना है असम का हिस्सा था। आजादी तक मिजोरम असम का हिस्सा बना रहा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, मिजोरम के जनता ने इस बात को कभी स्वीकार नहीं किया। भले ही अंग्रेजों ने अपने दबाव से असम में मिजोरम को मिला दिया, किस नाम से? लुसाई हिल्स के नाम से। लेकिन मिजोरम की जनता ने अंग्रेजों के इस कार्य को कभी स्वीकार नहीं किया। लेकिन अंग्रेज तो ताकतवर थे, तो मिजोरम की जनता उनका इतना विरोध नहीं कर पाई। और जब भारत को आजादी मिली और 1947 में भारत जब आजाद हुआ तो भारत की नवनिर्वाचित सरकार, पंडित नेहरू की सरकार ने घोषणा की थी कि भारत एक लोकतंत्र और गणतंत्र के रूप में दुनिया में नाम
या पहचान बनाएगा, तो मिजोरम को अब ये लगा या मिजोरम की जनजातियों को ये लगा कि अब शायद हमें असम से अलग कर दिया जाएगा और असम से अलग करके हमें एक राज्य बना दिया जाएगा। यानी कि आज़ादी जैसे ही मिली मिजोरम के लोगों को भी लगा कि हमें भी आज़ादी मिल जाएगी और हमें असम से अलग करके एक नया राज्य के रूप में भारतीय भूभाग में, भारतीय संघ में शामिल किया जाएगा। लेकिन भारत की सरकार ने, यानी आज़ाद भारत की पंडित नेहरू सरकार ने माहौल और परिस्थितियों को देखते हुए उस समय ये कदम नहीं उठाया। यानी आज़ादी के बाद भी मिजोरम असम का हिस्सा बना रहा, क्योंकि उस समय भारत के पास में कई सारे भौगोलिक तनाव थे। उत्तर में चीन बैठा हुआ था, पश्चिम में पाकिस्तान था, और अगर हम भारत के नक्शे को कभी उठाकर देखें तो आज़ादी के बाद भारत के नक्शे के आसपास पाकिस्तान एक तरफ नहीं बल्कि भारत के नक्शे के दोनों तरफ था। यानी कि 1947 में जब देश को आज़ादी मिली तो भारत के पूर्व में भी पाकिस्तान था और भारत के पश्चिम में भी पाकिस्तान था। भारत की इस स्थिति को देखते हुए भारत की सरकार ने असम से मिजोरम को अलग नहीं किया और वहाँ नए राज्य का गठन नहीं किया। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इस कारण से असम और मिजोरम के बीच लगातार सीमा विवाद बना रहा और इस सीमा विवाद की एक परिणति 26 जुलाई 2021 को सामने आई। असम के 3 जिले और मिजोरम के 3 जिले, जिनका नाम है करीमगंज, हैलाकांडी और कछार, ये असम के जिले हैं। मिजोरम के 3 जिले आइजोल, कोलासिब और ममित, इन 3 जिलों के बीच में अभी सीमा विवाद हुआ और सीमा विवाद के कारण यहाँ पर जो घटना घटी वो आपके सामने ये रही और ये घटना ऐसी है, असम मिजोरम सीमा विवाद। असम के 3 तथा मिजोरम के 3 जिलों के मध्य 164.60 किलोमीटर का सीमा विवाद है। 26 जुलाई 2021 को दोनों राज्यों के मध्य फायरिंग में असम के 6 पुलिसकर्मियों की मौत हुई। 150 वर्ष से भी अधिक पुराना सीमा विवाद आज भी बना हुआ है। अंग्रेजों के द्वारा पैदा किया गया यह सीमा विवाद आजादी के बाद भी 70 साल 75 साल आजादी के पूरे होने के बाद भी बना हुआ है और इस विवाद के कारण लगातार असम और मिजोरम की बॉर्डर पर समय समय पर हिंसक झड़प होती रहती है। और हाल ही में जो हिंसक झड़प हुई उसमें असम के जवानों पर मिजोरम के जवानों ने फायरिंग की और उसमें 6 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई, एक नागरिक भी मारा गया और कई सारे असम के पुलिस जवान भी घायल हो गए। आपने सुना होगा कि हाल ही में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर भी वहां पर मिजोरम की सरकार ने एफआईआर दर्ज कर दी है। यानी कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि किसी राज्य के मुख्यमंत्री पर किसी दूसरे राज्य की सरकार ने एफआईआर कराई हो, यानी कि अपने राज्य के अंदर किसी पुलिस में जिले में एफआईआर दर्ज की गई हो। यह पहला मामला है भारत के इतिहास में। लेकिन मैं आपको आगे की कहानी पर ले चलता हूं कि आगे क्या हुआ। जैसे भारत को आजादी मिली, मिजोरम के लोग लगातार स्वतंत्र होने की मांग कर ही रहे थे। किससे? असम से स्वतंत्र होने की मांग कर रहे थे। लेकिन भारत सरकार ने आसपास की भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए, आसपास की राजनीतिक संवेदनशीलता को देखते हुए, रणनीतिक और सामरिक स्थितियों को देखते हुए असम से मिजोरम को अलग नहीं किया। लेकिन क्या हुआ, 1958-59 में यानी सन 1958-1959 में मिजोरम में एक भयंकर अकाल पड़ा। अब ध्यान दीजिएगा, 1958-1959 में यानी आज़ादी के लगभग 10-11 साल बाद असम के पास जो मिजोरम राज्य है उसमें भयंकर अकाल पड़ा। अब ये बताइए कि मिजोरम उस समय किसका हिस्सा था? तो आपको उत्तर मिलेगा कि उस समय मिजोरम असम का हिस्सा था। तो आप बताइए कि अगर किसी राज्य में अकाल पड़ता है और उस राज्य में अकाल पड़ता है तो स्वाभाविक सी बात है कि वहाँ अनाज की कमी हो जाती है। अनाज की कमी होने के साथ साथ वहाँ पर लोगों के पास में पैसे की भी कमी हो जाती है, क्योंकि अनाज जो नहीं है तो उसके लिए पैसा भी खर्च करना पड़ता है, ज़्यादा पैसा देकर के अनाज लेना पड़ता है। यानी कि उसके साथ साथ महंगाई और अन्य मुद्दे भी खड़े हो जाते हैं। तो क्या हुआ कि जब मिजोरम में भयंकर अकाल पड़ा 1958-59 में, तो मिजोरम उस समय चूंकि असम का हिस्सा हुआ करता था, तो मिजोरम की जनता ने, खास करके वहाँ की आबादी ने ये इच्छा जाहिर की कि हमें असम की सरकार से मदद मिले। लेकिन असम की सरकार ने मिजोरम की जनता को उतनी मदद नहीं की जितनी मदद मिलना चाहिए। यानी कि इस अकाल के कारण मिजोरम की जनता जो है वो भूखे मर गई और कई सारे लोग इस अकाल के कारण मारे भी गए। तो मिजोरम की जनता को जब समय पर सहायता नहीं मिली, सोचिए जब किसी क्षेत्र के अंदर अकाल पड़े और वहां पर अकाल पड़ने के बाद उस राज्य की सरकार उस क्षेत्र को मदद ना करे। मान लीजिए कि राजस्थान के किसी इलाके में अकाल पड़ गया है या मध्य प्रदेश के किसी इलाके में अकाल पड़ गया है और अकाल पड़ने के कारण वहां की जनता भूखे मरने की स्थिति में आ गई है और वहां की सरकार यदि उस इलाके को समय पर भोजन पानी का प्रबंध ना करे या अनाज ना पहुंचाए तो वहां के लोग क्या करेंगे। तो यहाँ यही हुआ कि मिजोरम के जनता ने जब अकाल पड़ा तो मदद मांगी और जब असम की सरकार से मदद मांगी तो असम की सरकार ने या वहां की राज्य सरकार ने समय पर मदद नहीं की, जिसके कारण यहाँ की जनता, यहाँ की जनजाति
असम के खिलाफ खड़ी हो गई, यानी कि उन्होंने ये डिमांड करना शुरू कर दिया कि हमें असम के साथ नहीं रहना है, हमें असम से अलग करके नए राज्य का दर्जा प्रदान किया जाए। जब ये मांग लगातार वहां उठने लगी तो उस मांग को भारत सरकार ने मानने से इनकार किया। ध्यान दीजिएगा, किसी भी क्षेत्र से किसी भी क्षेत्र को अलग करके जब राज्य बनाने की बात आती है, मान लीजिए मध्य प्रदेश से अलग करके छत्तीसगढ़ राज्य बनाया गया या आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना बनाया गया, तो जब किसी भी क्षेत्र से किसी भी राज्य को अलग करके बनाने की बात आती है तो होता क्या है कि यह निर्णय भारत सरकार यानी देश की संसद के द्वारा लिया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार जब यहाँ की जनता ने असम से अलग होकर के मिजोरम नाम के एक नए राज्य के गठन की मांग की तो भारत सरकार ने यानी भारत की संसद ने इस बात को या पंडित नेहरू की सरकार ने इस बात को सिरे से नकार दिया। और जब इस बात को नकारा तो यहाँ के लोगों के यहाँ के लोगों के मन में एक भारत सरकार के प्रति और असम की सरकार के प्रति विद्रोह पैदा हो गया, यानी असंतोष पैदा हो गया। और उस असंतोष का परिणाम यह हुआ कि उस असंतोष का नेतृत्व एक आदमी ने करके दिखा दिया और उस व्यक्ति का नाम है लाल डेंगा। लाल डेंगा नाम के एक व्यक्ति ने इस विद्रोह का नेतृत्व किया, इस असंतोष का नेतृत्व किया। जिस तरह महात्मा गांधी ने आजादी के समय भारत की आजादी के लिए नेतृत्व किया था, लाल बाल पाल ने नेतृत्व किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेतृत्व किया था, या सरदार पटेल ने नेतृत्व किया था, भीमराव अंबेडकर ने नेतृत्व किया था, इसी तरह मिजोरम के जनता अपनी आजादी को मांग को लेकर एकजुट हो गई। और एकजुट होने का परिणाम क्या हुआ कि यहाँ की जनता ने अपना एक लीडर चुना और उस लीडर के नेतृत्व में असम की सरकार के खिलाफ और भारत सरकार के खिलाफ हिंसक विद्रोह शुरू कर दिया। हिंसक, अहिंसक नहीं, हिंसक या उग्रवादी विद्रोह शुरू किया। और इस उग्रवादी विद्रोह का परिणाम बहुत लंबा चला और उस परिणाम के कारण क्या हुआ, 1972 में मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश के रूप में भारत सरकार ने गठित कर दिया। ध्यान दीजिएगा, सन 1972 में जब इंदिरा गांधी सरकार भारत में शासन कर रही थी या इंदिरा गांधी की सत्ता भारत में थी, या इंदिरा गांधी जो भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला प्रधानमंत्री है, जब वो भारत में प्रधानमंत्री थी तो उनके काल में 1972 में मिजोरम को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। और जब 1972 में मिजोरम को भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया तो यहाँ पर एक उपराज्यपाल की नियुक्ति की गई। किसकी नियुक्ति? लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति की गई, उपराज्यपाल। और याद रखिए, उपराज्यपाल के साथ साथ यहाँ विधानसभा का गठन भी किया गया और साथ में विधानसभा के चुनाव करवाए गए, जिससे यहां पर एक मुख्यमंत्री की सरकार भी निर्मित हुई। जिस तरह आप देखते हैं कि भारत के पांडिचेरी में या पुडुचेरी में और दिल्ली में केंद्र शासित प्रदेश होते हुए सरकार का गठन किया जाता है, यानी कि अरविंद केजरीवाल सरकार, या आपने पांडिचेरी की सरकार के बारे में सुना होगा, ठीक उसी प्रकार यहां पर 1972 में इंदिरा गांधी सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश के रूप में मिजोरम का गठन किया और यहां पर विधानसभा के गठन के साथ साथ मुख्यमंत्री का भी यहां पर पद का निर्माण हुआ। तो यह आपने समझा। अब आगे क्या हुआ कि सर अभी तो मिजोरम एक राज्य है और आप कह रहे हैं 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया। बिल्कुल सही, 1972 में मिजोरम एक केंद्र शासित प्रदेश था, लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी बने तो 1987 में मिजोरम को 1987 में मिजोरम को भारत सरकार ने पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान कर दिया। ध्यान दीजिएगा, इंदिरा गांधी के समय असम से अलग करके मिजोरम को एक केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया, साथ में वहां विधानसभा का गठन भी किया गया, उपराज्यपाल पद का निर्माण किया गया। लेकिन जैसे ही देश के प्रधानमंत्री 1984 में राजीव गांधी बने, उन्होंने 3 साल बाद ही, अपने कार्यकाल के 3 साल बाद ही मिजोरम को एक कंप्लीट स्टेट का स्टेटस प्रदान कर दिया, यानी पूर्ण राज्य का दर्जा बना करके मिजोरम को भारत के 23वें राज्य के रूप में मान्यता प्रदान कर दी। भारत की संसद ने 1987 में 23वें राज्य के रूप में किस राज्य का गठन किया? तो मिजोरम राज्य का। तो अगर आपसे एग्जाम में कभी भी या किसी भी जगह पूछा जाए कि बताइए भारत का 23वां राज्य कौन सा गठित किया गया था, तो मिजोरम गठित किया गया। कब किया गया? 1987 में। सर उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी थे। मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा कब दिया गया था? 1972 में। इस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। ये आपको क्लियर होना चाहिए। और अंग्रेजों के समय 1898 में असम में मिजोरम को लुसाई हिल्स नाम के जिले से गठित किया गया था। तो यह आपने देखा किसका इतिहास? मिजोरम का इतिहास। अब हम मिजोरम के इतिहास के बाद में चर्चा करेंगे मिजोरम के भूगोल के बारे में। अब हम जो चर्चा करेंगे वो होगा मिजोरम का भूगोल। और अब मिजोरम का भूगोल पर चर्चा करने के पहले मैं थोड़ा सा आपको मिजोरम की राजनीति की तरफ लेकर जाना चाहूंगा। मिजोरम की राजनीति किस प्रकार आगे बढ़ी, तो आप देखिए मिजोरम जो राज्य है, इस नक्शे में आप देख रहे होंगे कि यह पूरा का पूरा मिजोरम राज्य है और इस मिजोरम राज्य में टोटल 8 जिले हैं। ध्यान दीजिएगा,
मिजोरम की राजनीति की बात करें तो मिजोरम को टोटल 8 जिलों में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिए, भारत कितने राज्यों में विभाजित है? 28 राज्य में। भारत का विभाजन 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में किया गया है, जबकि मिजोरम जो है वो कितने जिलों में बटा हुआ है? 8 जिलों में बटा हुआ है। ये आपको क्लियर होना चाहिए। वर्तमान में यहाँ 8 जिले हैं और याद रखिए यहाँ की राजधानी, मिजोरम की जो राजधानी है उसका नाम आइजोल है। आइजोल नाम की राजधानी जो है वो मिजोरम की राजधानी है। ये आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत की राजधानियां बहुत सारे लोगों को बहुत कंफ्यूज करती है, संदेह पैदा करती है। इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूं मिजोरम की राजधानी क्या है? आइजोल है। सर ये आइजोल जो है वो कहाँ है? तो ये रही आइजोल, राजधानी आइजोल ये रही। और याद रखिए अजवाइन नहीं है, ये आइजोल है, आइजोल। तो मिजोरम की राजधानी आइजोल आपने देखी। साथ में मिजोरम में टोटल कितने जिले हैं? तो आपने देखा मिजोरम में टोटल 8 जिले हैं। सर आगे बढ़ सकते हैं? बिल्कुल। मिजोरम की राजनीति पर थोड़ी सी चर्चा और करेंगे, उसके बाद मिजोरम का भूगोल देखेंगे। सबसे पहले राजनीति में मैं बात करूंगा कि ये कौन है जिनका फोटो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो इनका नाम है लाल डेंगा। लाल डेंगा ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने 1958-59 में जब मिजोरम में भयंकर अकाल पड़ा था, आजादी के 10-11 साल बाद जब मिजोरम में बहुत भयंकर अकाल पड़ा था, तो उस अकाल से जो असंतोष मिजोरम की जनता में पैदा हुआ, तो उस असंतोष का नेतृत्व करने वाले व्यक्ति का नाम है लाल डेंगा। और ये इनका फोटो आपके सामने है। लाल डेंगा एक तरह से आपको दिख रहे हैं, चीनी मूल के व्यक्ति की तरह दिखाई दे रहे हैं। तो बिल्कुल सही समझा आपने, क्योंकि मिजोरम का जो जनता है या जनजाति है उसका संबंध मंगोलाइड प्रजाति से है। आगे बढ़ते हैं। ये लाल डेंगा के द्वारा स्थापित किया गया एक संगठन था। लाल डेंगा के द्वारा स्थापित किए गए संगठन का नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। सन 1966 में 1966 में लाल डेंगा ने मिजो नेशनल फ्रंट नाम के एक राजनीतिक संगठन की स्थापना की थी। हालांकि यह संगठन तो 1958-59 से ही अपना काम करना शुरू कर दिया था, लेकिन इसे राजनीतिक रूप से, आधिकारिक रूप से मान्यता इस संगठन को कब से मिलने लगी? 1966 से। मिजो नेशनल फ्रंट जो है ये लाल डेंगा के द्वारा मिजोरम में स्थापित किया गया एक राजनीतिक संगठन है, जो वर्तमान में मिजोरम का एक राजनीतिक दल भी है। ध्यान दीजिएगा, जिस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना भारत को आजादी दिलाने के लिए की गई थी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का एक राजनीतिक संगठन था, ठीक उसी प्रकार असम से मिजोरम को अलग करने के लिए जो आंदोलन शुरू किया गया था लाल डेंगा के द्वारा, उस आंदोलन को शुरू करने के लिए लाल डेंगा ने एक बहुत ही बेहतरीन संगठन बनाया था जिसका नाम है मिजो नेशनल फ्रंट। और यह संगठन बाद में जब मिजोरम को असम से अलग कर दिया गया तो यह संगठन बाद में वहां का एक प्रमुख राजनीतिक दल बन गया, जिस तरह वर्तमान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत का एक प्रमुख राजनीतिक दल माना जाता है। तो आपने देखा कि मिजो नेशनल फ्रंट किस प्रकार 1966 में अस्तित्व में आया और लाल डेंगा ने किस प्रकार इसकी स्थापना की। और मैं आपको थोड़ा सा लाल डेंगा के बारे में बताना चाहता हूं। स्वतंत्रता के पश्चात यानी आजादी के बाद सन 1958-1959 में लाल डेंगा के द्वारा, ध्यान दीजिएगा, 1958-59 में लाल डेंगा के द्वारा एक ऑपरेशन शुरू किया गया जिसका नाम रखा गया ऑपरेशन जेरिचो। तो ध्यान दीजिए, ऑपरेशन जेरिचो का संबंध भारत के किस राज्य से है? मिजोरम राज्य से है। यह ऑपरेशन जेरिचो किसने शुरू किया था? लाल डेंगा। लाल डेंगा कौन है? मिजोरम के एक राजनीतिक व्यक्तित्व थे और साथ में एक आंदोलनकारी नेतृत्व करता थे, यानी कि एक प्रकार से मिजोरम के लीडर थे। और इनके नेतृत्व में ये जो ऑपरेशन शुरू हुआ ऑपरेशन जेरिचो, इस ऑपरेशन का ही परिणाम था कि अंततः असम से मिजोरम को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया 1987 में। और साथ में लाल डेंगा ने, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि मिजो नेशनल फ्रंट का भी गठन किया 1966 में। आगे देखते हैं, 1968 में लाल डेंगा के द्वारा भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण मतलब क्या सर ये आतंकवादी थे? नहीं, ये आतंकवादी नहीं थे, ये उग्रवादी थे। उग्रवादी मतलब कि ये अपने आंदोलन को हिंसक तरीके से चलाने में विश्वास करते थे। ये गांधी जी की तरह अपने आंदोलन को चलाने में विश्वास नहीं करते थे। अहिंसा पर इनका कोई जो है जोर नहीं था। लेकिन इन्होंने जो आंदोलन चलाया, हिंसक आंदोलन, वो आंदोलन इतना खतरनाक था कि इस आंदोलन ने भारत सरकार को
पसीने ला दिए और उस भारत सरकार को लगने लगा कि ऐसा नहीं हो कि मिजोरम की आबादी इतना ज़्यादा विद्रोह कर दे कि आगे जाकर के हमारी सीमाएं या हमारी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर जो है वो असुरक्षित हो जाए, और खास करके म्यांमार और बांग्लादेश के साथ जो हमारी बॉर्डर लगती थी वो असुरक्षित हो जाए। उस समय 1968 में बांग्लादेश नहीं हुआ करता था बल्कि पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था, और यदि मिजोरम को उस समय अगर अशांत स्थिति में देखा जाए तो देखा जा सकता है कि ये बहुत मुश्किल वाली स्थिति बन जाती। यानी कि 1968 में जब लालडेंगा ने अपने सारे प्रयास किए तो उसके बाद भारत सरकार को इनकी मांगे माननी पड़ी, और उसी के साथ लालडेंगा ने भारत सरकार के सामने आत्मसमर्पण कर दिया, और आत्मसमर्पण करने के साथ ही मिजोरम में जो तनाव का माहौल था वो धीरे धीरे समाप्त होने लगा, और बातचीत जो है वो शांतिपूर्ण तरीके से भारत सरकार के सामने संपन्न होने लगी। अब ये है मिजो नेशनल फ्रंट का चुनाव चिन्ह, और ये रहा मिजोरम की भारतीय संविधान में स्थिति। मिजोरम जो है उसका निर्माण होने के बाद उसे भारत के संविधान में एक विशेष स्थिति वाला राज्य का दर्जा दिया गया, और ये स्थिति रखी गई अनुच्छेद 371 छा मतलब होता है कि का खा गा घा, इस तरह जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप जैसे ही छा पर पहुंचेंगे तो अनुच्छेद 371 छा जो है वो मिजोरम राज्य की स्पेशल स्थिति को भारत के संविधान में बताता है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बताइए कश्मीर के लिए भारत के संविधान में कौन सा अनुच्छेद था, तो आप उत्तर देते हैं कश्मीर के लिए भारत के संविधान में अनुच्छेद 370 लिया गया था। ये कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता था। ठीक उसी प्रकार मिजोरम को भी भारत के संविधान में विशेष स्थिति प्रदान की गई है, और वो विशेष स्थिति कौन से अनुच्छेद के माध्यम से दी गई है? अनुच्छेद 371(6). मैंने आपको बताया था कि 1972 में जब मिजोरम केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया तो उस केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आने के बाद ही यहाँ पर एक विधानसभा का भी गठन किया गया, और विधानसभा की यहाँ सीटों की संख्या रखी गई 40। यहाँ पर विधानसभा की सीटें कुल कितनी रखी गई? 40 रखी गई, और साथ में लोकसभा की यहाँ सीट रखी गई 1, राज्यसभा की सीट रखी गई 1, और साथ में यहाँ का प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल बनके कौन सामने आया? मिजो नेशनल फ्रंट, जिसका चुनाव चिन्ह ये स्टार है। स्टार मिजो नेशनल फ्रंट का चुनाव चिन्ह है, जिसकी स्थापना लालडेंगा के द्वारा की गई थी। जिस तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कई सारे नेताओं ने मिलकर की थी, ठीक उसी प्रकार मिजोरम के मिजो नेशनल फ्रंट नाम के राजनीतिक दल का गठन किसके द्वारा किया गया? लालडेंगा के द्वारा किया गया। लालडेंगा के द्वारा गठित किए गए मिजो नेशनल फ्रंट का चुनाव चिन्ह तारा है, यानी स्टार है। ध्यान दीजिएगा, मिजोरम की विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? मात्र 40 है। मात्र 40 मतलब बहुत कम सीटों वाली विधानसभा यहां पर गठित की गई है। यहां लोकसभा सीट की संख्या 1 है, राज्यसभा सीट की संख्या 1 है, और यहाँ का प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल में आपके कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूं। अब आते हैं मिजोरम की न्यायपालिका। मिजोरम की जो न्यायपालिका है उसका संबंध गुवाहाटी उच्च न्यायालय से है, और ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय कहाँ पर है? तो भैया ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय मैं आपको बता दूं कि गुवाहाटी उच्च न्यायालय मिजोरम में नहीं है बल्कि असम के शहर गुवाहाटी में है। मिजोरम में नहीं बल्कि असम के शहर गुवाहाटी में गुवाहाटी उच्च न्यायालय है, और इसी गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माध्यम से मिजोरम जो है वो किससे जुड़ा हुआ है? न्यायिक रूप से गुवाहाटी उच्च न्यायालय से जुड़ा हुआ है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि मिजोरम का न्यायिक क्षेत्र किसके साथ संबंध रखता है, तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के साथ संबंध रखता है। तो आपने देखा कि यहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या कितनी है, राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है, विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, यहाँ का प्रमुख क्षेत्रीय राजनीतिक दल कौन सा है, और मिजोरम को भारत के संविधान में किस प्रकार से स्पेशल स्टेटस कहाँ पर प्रदान किया गया, ये भी आपने देखा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुच्छेद 371(6) जो आपके सामने दिखाई दे रहा है, ये अनुच्छेद 371(6) भारत के संविधान के भाग 20 में है। भाग 20 नहीं, भाग 21 में है, ये आपको क्लियर होना चाहिए। संविधान के भाग 21 में इसे लिया गया है। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं मिजोरम की राजनीति के बारे में अन्य बिंदु। देखिए, जब 1972 में पहली बार मिजोरम को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया तो यहाँ के पहले उपराज्यपाल बनाए गए एसपी मुखर्जी साहब। एसपी मुखर्जी साहब मिजोरम के पहले उपराज्यपाल बनाए गए, और इनके बाद में यहाँ पर जब इसे राज्य का दर्जा प्रदान किया गया 1987 में, तो यहाँ के प्रथम राज्यपाल बनाए गए हितेश्वर सेकिया मिजोरम के प्रथम राज्यपाल बनाए गए 1987 में, जबकि पहले उपराज्यपाल यहाँ के 1972 में एसपी मुखर्जी साहब को बनाया गया।
आगे बढ़ते हैं और देखना चाहते हैं कि यहाँ के वर्तमान राज्यपाल कौन है। मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल का नाम कंबमपति हरिबाबू है। मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल का नाम कंबमपति हरिबाबू है, जिन्हें जुलाई 2021 में मिजोरम का राज्यपाल बनाया गया। मिजोरम के राज्यपाल कंबमपति हरिबाबू का संबंध आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले से है और इन्हें बीजेपी गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार में नरेंद्र मोदी सरकार ने इन्हें हाल ही में कहां का राज्यपाल बनाया गया है, तो आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से सांसद रह चुके कंबमपति हरिबाबू को बीजेपी गवर्नमेंट यानी कि भारत सरकार ने या यूं कहे नरेंद्र मोदी सरकार ने मिजोरम का राज्यपाल नियुक्त किया है और ये रहे कंबमपति हरिबाबू। कंबमपति हरिबाबू का फोटो आपके सामने है। ये आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम से संबंध रखते हैं। अगला जो स्लाइड है उसमें आपको मैं बताऊंगा कि मिजोरम के पहले मुख्यमंत्री कौन बने, मिजोरम के पहले चीफ मिनिस्टर किसको बनाया गया या पहले चीफ मिनिस्टर बनने का मौका किसको मिला। तो 40 सदस्यीय विधानसभा वाला ये मिजोरम, जिसमें बहुत कम विधानसभा सीटें हैं, यहाँ के विधायकों ने अपना सबसे पहला मुख्यमंत्री किसे चुना, तो वो है कौन, लाल डेंगा। लेकिन लाल डेंगा जो है ये 1987 में बने। तो सर ये जो फोटो आप बता रहे हैं ये तो लाल डेंगा का फोटो नहीं है, ये किसका है, तो ये फोटो भैया मिजोरम के वर्तमान मुख्यमंत्री जोरमथंगा का फोटो है। आप देखिए ये यहाँ पर आपको कुछ सारे जानकारियां मिल रही है। मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने, सी छुंगा। 1972 में मिजोरम के प्रथम मुख्यमंत्री बने सी छुंगा। पूर्ण राज्य बनने के बाद 1987 में लाल डेंगा यहाँ के पहले मुख्यमंत्री बने और सर्वाधिक समय तक यहाँ मुख्यमंत्री जो रहे हैं वो है ललथनवाला। ललथनवाला मिजोरम में सर्वाधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं और यहाँ के वर्तमान मुख्यमंत्री का नाम है जोरमथंगा। यानी मिजोरम के प्रेजेंट में चीफ मिनिस्टर कौन है, जोरमथंगा, जिनका फोटो आपके सामने है। मिजोरम के सर्वाधिक समय तक चीफ मिनिस्टर ललथनवाला रहे हैं। 1987 में जब मिजोरम को भारत का 23वां राज्य बनाया गया उसके बाद यहाँ के मुख्यमंत्री बने लाल डेंगा और जब पहली बार इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया था 1972 में तो यहाँ के मुख्यमंत्री बने सी छुंगा। सी छुंगा यहाँ के पहले चीफ मिनिस्टर हैं। ये मिजोरम के बारे में राजनीतिक रूप से आपको जो जानकारियां चाहिए थी वो आपको क्लियर हुई। और अब आते हैं हम मिजोरम के भूगोल के बारे में पढ़ने के लिए बात करेंगे। तो मिजोरम का भूगोल कैसा है यानी कि यहाँ की ज्योग्राफी कैसी है उस पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा मिजोरम के भूगोल के बारे में। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ कि मिजोरम का क्षेत्रफल कितना है। तो मिजोरम का क्षेत्रफल दोस्तों बहुत कम है, बहुत ही छोटा क्षेत्रफल रखने वाला राज्य है और इसका क्षेत्रफल मात्र 21,081 वर्ग किलोमीटर है। 21,081 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल रखने वाला ये भारत का एक बहुत ही सुंदर सा राज्य जिसकी जनसंख्या 10,91,014 है। याद रखिएगा मिजोरम की जनसंख्या मात्र 11 लाख है। 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या लगभग 11 लाख के आसपास है और क्षेत्रफल मात्र 21,081 वर्ग किलोमीटर है। यानी कि बहुत ही छोटा क्षेत्रफल और बहुत ही कम जनसंख्या वाला यह राज्य भारत के पूर्वोत्तर भूभाग में म्यांमार और असम के साथ, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है और साथ में असम, त्रिपुरा और मणिपुर के साथ भी सीमा रखता है। यहाँ की मुख्य भाषा कौन सी है, तो भैया मिजोरम की जो लैंग्वेज है वो दो लैंग्वेज है, एक तो मिजो और एक अंग्रेजी। मिजो यहाँ की स्थानीय भाषा है और अंग्रेजी यहाँ की आधिकारिक भाषा है। यानी यहाँ के लोग दो भाषाओं का प्रयोग करते हैं, मिजो और अंग्रेजी। जिस तरह केरल में मलयालम चलती है, तमिलनाडु में तमिल चलती है, यहाँ की दो मुख्य भाषाएं हैं मिजो और अंग्रेजी। तो आपने देखा कि यहाँ का क्षेत्रफल मात्र 21,081 वर्ग किलोमीटर है, जनसंख्या 11 लाख के आसपास है और यहाँ की मुख्य भाषा मिजो और अंग्रेजी है। अब आगे समझते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। मिजोरम की जो जलवायु है यानी क्लाइमेट है वो उष्ण कटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट है। यानी कि ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल मतलब उष्ण कटिबंधीय और सब ट्रॉपिकल मतलब उपोष्ण कटिबंधीय क्लाइमेट है। यानी कि यहाँ पर कर्क रेखा पर स्थित होने के कारण इस राज्य में सामान्यतः गर्मी या आर्द्रता का माहौल होता है। ठंड के समय हालांकि ठंड भी बढ़िया पड़ती है लेकिन मौसम जो है वो टेम्परेचर की दृष्टि से 10 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना रहता है। यानी कि ये ऐसा क्षेत्र है जैसा आप कह सकते हैं कि गर्मी में या कहें गर्मी के शुरुआत में मार्च अप्रैल में जो मौसम होता है वो यहाँ का मौसम होता है। यहाँ की जलवायु औसतन 10 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान रखती है। तो ध्यान दीजिएगा अगले रूप में हम देखेंगे कि यहाँ की जलवायु के बाद यहाँ की
वनस्पति किस प्रकार की है? तो भैया यहाँ की जो वनस्पति है वो सदाबहार वनस्पति है। सदाबहार वनस्पति यानी कि यहाँ एवरग्रीन फॉरेस्ट पाया जाता है, यानी ऐसे जंगल जो हमेशा हरे भरे रहते हैं, यानी सदाबहार वनस्पति वाला ये क्षेत्र मिजोरम अपने कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 86% भाग पर जंगल रखता है, यानी कि ये बहुत ही जंगली इलाका है, काफी संख्या में यहाँ पर जंगल पाए जाते हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बात करते हैं और अब देखते हैं कि अब इसके साथ अगली स्लाइड में क्या है। तो देखिए, मिजोरम का मुख्य धर्म है ईसाई, यानी कि यहाँ की अधिकतर आबादी ईसाई धर्म को मानने वाली आबादी है। यहाँ के लोग हिंदू ज़्यादा नहीं है, मुस्लिम ज़्यादा नहीं है, बल्कि ईसाई धर्म को ग्रहण करने वाले लोग ज़्यादा हैं, क्योंकि यहाँ ब्रिटिशर्स का प्रभाव ज़्यादा रहा है। ईसाई मिशनरी ने यहाँ काफ़ी कार्य किया है, जिसके कारण यहाँ कई लोगों ने धर्म बदल लिया। जनजाति के रूप में जाने जाते थे, लेकिन यहाँ प्रमुख धर्म ईसाई बन गया। यहाँ के प्रमुख जानवर के नाम आपके सामने हैं, जैसे जंगली काला भालू यहाँ का एक प्रमुख जानवर है, हुला गिबन एक जंगली जानवर यहाँ पर प्रमुख रूप से पाया जाता है, चीनी पेंगोलिन, मैकॉक नाम का बंदर, केप्ड नाम का लंगूर, डाग रमडेम स्विफ्ट नाम का जंगली जानवर, गोरल और हिमालयन सीरो जैसे यहाँ पर प्रमुख रूप से पाए जाने वाले जानवर हैं, जिसमें हिमालयन सीरो यहाँ का राजकीय पशु भी है। हिमालयन सीरो यहाँ का स्टेट एनिमल भी है, यानी कि मिजोरम का स्टेट एनिमल कौन सा है? हिमालयन सीरो है। ये आपको ध्यान देना है। और अब आते हैं यहाँ की प्रमुख फसलों के बारे में। मिजोरम की प्रमुख फसलें हैं चावल, पाम। पाम क्या होता है सर? ये फसल कैसी है? तो भैया जिस तरह आप सरसों का तेल निकालते हैं या सोयाबीन का तेल या मूंगफली का तेल निकालते हैं, इसी तरह पाम का एक पेड़ होता है, पाम ट्री बोला जाता है। उस पाम के पेड़ के बीजों से तेल प्राप्त किया जाता है और इस तेल का कई जगह खाद्य वस्तुओं के रूप में या अनेक प्रकार के स्नेहक बनाने में या कई प्रकार की औषधियों में प्रयोग किया जाता है। तो चावल, पाम, अनानास, अनानास मतलब पाइनएप्पल, हल्दी, दालचीनी, बड़ी इलायची तथा सिट्रोनेला यहाँ की प्रमुख फसलें हैं। ये आपको क्लियर होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर प्रमुख खाद्यान्न कौन सा है? चावल है। यहाँ पर गेहूं नहीं उगाया जाता है। चावल के अलावा यहाँ पर कुछ लोग मक्का और ज्वार का भी उत्पादन करते हैं। तो आपने देखा कि मिजोरम के प्रमुख जानवर कौन से हैं, मिजोरम की प्रमुख फसलें कौन सी है, यहाँ के लोग किस धर्म को सबसे ज्यादा मानते हैं। और अब मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कि मिजोरम के बारे में और महत्वपूर्ण भौगोलिक जानकारी क्या है। तो मिजोरम जो है वो एक झूम कृषि वाला राज्य है, यानी कि यहाँ की जनजातियां, यहाँ के लोग स्थान बदल बदल करके खेती करते हैं, जिसे हम स्थानांतरित कृषि कहते हैं। तो स्थानांतरित कृषि करने वाला ये राज्य मिजोरम जो है ये 8 वन्यजीव अभ्यारण्य और 2 राष्ट्रीय पार्क रखता है। यानी मिजोरम जो कि 86% हिस्से पर जंगल रखता है, झूम खेती करता है, इस राज्य में 8 वन्यजीव अभ्यारण्य है, यानी 8 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और 2 नेशनल पार्क है। और उन 2 नेशनल पार्कों के नाम आपके सामने आ रहे हैं। पहला है फोंगपुई नेशनल पार्क। अगर आपसे कभी भी कहीं भी कोई भी पूछे कि बताइए फोंगपुई नाम का नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में है, तो आपको उत्तर देना है कि फोंगपुई नेशनल पार्क जो है भारत के मिजोरम राज्य में है और इसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क किसे कहा जाता है? तो आपको उत्तर देना है फोंगपुई नेशनल पार्क को ही ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ शिरोई लिली नाम के नीले रंग के फूल पाए जाते हैं, इसलिए इसे ब्लू माउंटेन वाला नेशनल पार्क भी कहा जाता है। अगला है मुरलेन नेशनल पार्क, यानी कि यहाँ पर जो 2 नेशनल पार्क में आपसे चर्चा कर रहा हूँ वो एक है फोंगपुई और दूसरा है मुरलेन। तो दोनों नेशनल पार्क आपसे मैंने चर्चा की और अब मैं आपको मिजोरम के भूगोल के बाद में मिजोरम की कला संस्कृति की ओर ले चलूंगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पर और बहुत सारी चीजें देखने लायक है। एक है फोंगपुई शिखर, यहाँ का सबसे सर्वोच्च बिंदु, मिजोरम का सबसे सर्वोच्च बिंदु फोंगपुई शिखर है। ध्यान दीजिएगा, मिजोरम का सबसे सर्वोच्च बिंदु फोंगपुई शिखर है। जिस तरह भारत का सबसे सर्वोच्च बिंदु कौन सा है? तो केटू या गाडविन ऑस्टिन है, उसी तरह मिजोरम का सर्वोच्च बिंदु फोंगपुई शिखर है। और इसके अलावा यहाँ पर ये शिखर का फोटो आप देख रहे हैं, फोंगपुई शिखर आपको दिखाई दे रहा है। एक शिखर मतलब पीक है, पहाड़ी क्षेत्र है। और अब मैं आता हूँ जलप्रपात को लेकर। मिजोरम का सबसे सुंदर जलप्रपात जिसका नाम है वांता जलप्रपात, ये जलप्रपात आपके सामने रहा। तो मिजोरम में कौन सा जलप्रपात है? यह झरना है जो सबसे खूबसूरत झरना माना जाता है, वांता जलप्रपात। इसके पानी का रंग नीला होता है क्योंकि ये नीले पहाड़ों की भूमि से होकर गुजर के आता है, इसलिए इसके पानी का रंग नीला हो जाता है। तो वांता जलप्रपात के बाद यहाँ की 3 झीलें आपके सामने लेकर आया हूँ। 3 झीलें, मिजोरम की 3 झीलों के नाम क्या है? यानी कि मिजोरम की लेक मतलब झील, तामदिल,
पाला और रिहदिल, ये मिजोरम की तीनों झीलें हैं और ये झीलों का फोटो आपके सामने रहा। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर 3 झीलें हैं। महत्वपूर्ण झीलों में तामदिल, पाला और रिहदिल है। जलप्रपात का नाम वांता है और यहाँ का सबसे सर्वोच्च बिंदु फोंगपुई शिखर है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है। तो भैया मिजोरम की प्रमुख नदियों में पहला नाम आपके सामने आता है छिमतुईपुई नदी। छिमतुईपुई नदी कहाँ पर है? तो मिजोरम राज्य में है। दूसरा नाम आता है आपके सामने छिमतुई नदी का, आपको सामने फोटो आ चुका है, आप देख पा रहे हैं कि कौन सी नदी छिमतुईपुई है। दूसरा नाम आता है तवांग नदी। तीसरा नाम आता है आपके सामने सोनाई नदी और सोनाई नदी का फोटो ये रहा। तो आपने देखा यहाँ महत्वपूर्ण नदियों में 3 नदियां हैं, छिमतुईपुई, तवांग और सोनाई। आगे बढ़ते हैं और अब देखते हैं कि यहाँ का सबसे महत्वपूर्ण पक्षी कौन सा है, जो कि दुर्लभ पक्षी है और इस पक्षी का नाम है वाहू। वाहू नाम का दुर्लभ पक्षी कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में पाया जाता है, जिसका नाम है हेम्स बारटेल्ड फिजेंट। हेम्स बारटेल्ड फिजेंट नाम का एक पक्षी कहाँ पाया जाता है? मिजोरम में, जो कि मिजोरम में पाया जाने वाला एक दुर्लभ पक्षी है। ये आपने देखा। और अब देखते हैं हवाई अड्डा। मिजोरम में एक ही हवाई अड्डा है, यानी यहाँ का एकमात्र हवाई अड्डे का नाम है लेंगपुई। मिजोरम के एकमात्र हवाई अड्डे का नाम क्या है? लेंगपुई है। और लेंगपुई हवाई अड्डे से ही आप मिजोरम जाने की या मिजोरम से आने की यात्रा कर सकते हैं। अगला आता है आपके सामने मिजोरम का राजकीय पुष्प रेड वांडा। मिजोरम का राजकीय पुष्प का नाम क्या है? रेड वांडा है। मिजोरम के राजकीय पक्षी का नाम है फिजेंट। ये आपके सामने रहा फिजेंट, अभी मैंने आपको इसका फोटो बताया था। और मिजोरम का राजकीय पशु है हिमालयन सिरो। हिमालयन सिरो का आपके सामने फोटो ये रहा। और इसके बाद मिजोरम का राजकीय वृक्ष आयरन वुड का फोटो भी आप अपने सामने स्लाइड पर देख सकते हैं। चलिए तो आगे देखते हैं अब मिजोरम के कला संस्कृति। और केवल 5 मिनट के अंतराल में आपको पूरा मिजोरम का कला संस्कृति कंप्लीट करने के बाद इस वीडियो की समाप्ति हो जाएगी। वीडियो को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें और साथ में लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए हाँ, तो अब देखिएगा मिजोरम की कला संस्कृति। और मिजोरम की कला संस्कृति में सबसे पहले हम बात करेंगे मिजोरम के प्रमुख त्योहारों के बारे में कि यहाँ कौन कौन से प्रमुख फेस्टिवल या मेन रूप से किस प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं। तो प्रमुख त्योहारों में चपचार कूद, भीम कूद, पाल कूद, यानी कि मिजोरम में जो त्योहार प्रमुख रूप से मनाए जाते हैं उनका नाम है चपचार, भीम और पाल। ये और याद रखिए कूत शब्द जो है ये मिजोरम में त्योहार के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जहां भी अगर आपको कूत शब्द पढ़ने को मिले समझ लेना त्योहार की बात हो रही है। और अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि मिजोरम के प्रमुख नृत्य कौन से हैं। मिजोरम के जो प्रमुख नृत्य हैं उनका नाम है, देखिएगा ये नृत्य का फोटो आपके सामने आ चुका है। आप देख पा रहे होंगे बांस की लकड़ी पर यहाँ पर नीचे कुछ जो है नृत्यकर्ता नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं और साथ में ऊपर कुछ लड़कियों के द्वारा या यूं कहें कुछ फीमेल डांसर के द्वारा नृत्य किया जा रहा है। ये कौन कौन से प्रमुख नृत्य है? तो चेराउंग, चोंगलाइजेन, ख्वालनाम और इसके अलावा अब आप देखेंगे मिजोरम में कौन कौन से अन्य प्रमुख नृत्य होते हैं। तो सरलामकाई, पारलेम डांस, जंगलटम, तेलंगम, सांवलिया और चेलम, ये किस प्रकार के नृत्य है ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। आप देख पा रहे होंगे सरलाम का सैनिक नृत्य है, पारलेम डांस एक महिला नृत्य है, जंगलटम एक युगल नृत्य, युगल मतलब महिला पुरुष दोनों नृत्य करते हैं, तेलंगम नृत्य भी युगल नृत्य है और साथ में सांवलिया युद्ध नृत्य है, चेलम संगीत आधारित नृत्य है। तो इस प्रकार कई सारे नृत्य जो है मिजोरम में किए जाते हैं। और अब हम देखेंगे मिजोरम के संगीत के बारे में। मिजोरम के संगीत को क्वायर के नाम से संबोधित किया जाता है। मिजोरम का संगीत क्या कहलाता है दोस्त? मिजोरम का संगीत क्वायर के नाम से संबोधित किया जाता है। और मिजोरम में अगर खान पान की बात करूं तो यहाँ पर लोग शाकाहार के साथ मांसाहार भी करते हैं और साथ में कीड़क पदार्थों का भोजन भी जो है इस्तेमाल में लाया जाता है, यानी कि कीड़े मकोड़ों को भी यहाँ पर सुखा करके या गला करके भोजन सामग्री के रूप में प्रयोग किया जाता है। चावल, मछली, पोर्क मांस के साथ, पोर्क मतलब सुअर के मांस के साथ साथ कीड़क प्रजाति यहाँ के भोजन की मुख्य सामग्री है। इसके साथ बांस, केला तथा मिर्ची का प्रयोग सरसों के तेल के साथ किया जाता है। ये रहे यहाँ के कुछ खान पान के फोटो। और अब आप देखेंगे मिजोरम के खान पान में कौन कौन से महत्वपूर्ण खान पान है। तो कोल पिठा, मीसा माज गरीब और पानज फोरन तोरादी, मीजो वक्सा, छमान बाई, बांस शूट फ्राई, पोंच फोरन, लक्सा, अरसा बुछिया, रेप और बेकांग यहाँ के प्रमुख खान पान की सामग्री है। जिस तरह हमारे यहाँ समोसे, जलेबी, इमरती, कचौरी,
आलू बड़ा ये सब चलते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भोजन की सामग्री में ये चलते हैं। और अब देखेंगे आप मिजोरम का आखिरी स्लाइड, जिसमें बेम्बू शूट फ्राई का फोटो आपके सामने है। ये मिजोरम का एक प्रमुख खान पान का डिश है। जिस तरह आप मैगी खाते हैं, नूडल खाते हैं, यहाँ के लोग बेम्बू शूट फ्राई खाते हैं, जिसमें कई प्रकार की सब्जियों को बांस के पतले पतले तनों के साथ में उबाल करके और उनमें मसाले के साथ का सेवन करके और खाने में प्रयोग लाया जाता है। तो इसी के साथ आपने देखा कि ये शानदार खूबसूरत मिजोरम राज्य, जिसका इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और साथ में आपने यहाँ का राजनीति भी स्पष्ट रूप से पढ़ा, ये आपका कंप्लीट मिजोरम राज्य हुआ। आप सभी को कहना चाहता हूं कि अगर ये वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप सभी को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और लिंक को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। आप सभी से कहना चाहूंगा, भारत के मिजोरम राज्य को सलाम करते हुए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।